हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग इवनिंग में झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं और मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर करेंगे बिहार स्टेट का सोशियोलॉजी का सिलेबस। और साथ ही साथ ये जो सिलेबस है ये आपका झारखंड सहायक आचार्य में जो सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है, जिनका भी सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है मॉर्निंग का क्लास। तो आप लोग ज़रूर इससे जुड़िए। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, आप लोग जाकर उसे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिए और अपने प्रिपरेशन को 100% कवर कीजिए। तो देखिए, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के संदर्भ में। तो पहले भी मैं इसके रिलेटेड आप लोगों की क्लास लेकर आई हूँ और जो जो सिद्धांत बच गए हैं उसको हम लोग आज के क्लास में कवर कर लेंगे और साथ ही साथ आप लोगों का रिवीजन भी होता चलेगा। एक दिन करके हम लोग थ्योरी करेंगे और एक दिन करके एमसीक्यू करेंगे। जितना मुझसे कोशिश हो सके जहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वो आप लोगों तक जरूर लाया जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं या उपयुक्त दोनों। देखिए, सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये रेखीय सिद्धांत और चक्रीय सिद्धांत दोनों होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत की प्रकृति के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है। उद्विकासीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत और संघर्ष सिद्धांत, जिसको कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी भी बोला जा रहा है। उद्विकासीय सिद्धांत को रेखीय सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए प्रकारवादी सिद्धांत यानी जो फंक्शनल थ्योरी है भी एक प्रमुख सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत से मात्र इतनी ही जानकारी मिलती है कि समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण ढंग से जुड़े हुए हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को जितना अच्छा विश्लेषण उद्विकासीय, चक्रीय एवं संघर्ष सिद्धांतों के जरिए होता है उतना प्रकारवादी सिद्धांतों के माध्यम से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है इसके अंतर्गत हम लोग कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, थर्स्टन जी के सिद्धांतों को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेखक दिए गए हैं, उनके परिवर्तन परिप्रेक्ष्य दिए गए कि उन्होंने कौन कौन से अपने सिद्धांतों की बात की है, जैसे सोरोकिन, डेहरनडॉर्फ, स्पेंसर और दुर्खिम। तो डेहरनडॉर्फ जैसे ही आता है हम लोग जानते हैं कि इनका सिद्धांत क्या होगा। तो सोरोकिन का जो सिद्धांत इसको चक्रीय सिद्धांत बोला जा रहा है। डेहरनडॉर्फ का द्वंद्वात्मक, जिसको संघर्षवादी भी बोला जाता है। स्पेंसर का विकासवादी सिद्धांत और इमाइल दुर्खैम जी का हो गया संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो इस प्रकार से भी आपको मिलान से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो दबाव सिद्धांत पर। तो वो कौन सा हो जाएगा? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ, यानी कि जो द्वंद्वात्मक या संघर्ष की बात कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रॉल्फ डेहरनडॉर्फ कर रहे हैं। और इनका जो आधार है वो शक्ति का सोपान क्रम के अनुसार है। और समाज का ये शक्तिशाली व्यक्ति जो होते हैं वो अपनों से जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनको क्या करते हैं? दबाते हैं। और यह लोगों को सामाजिक नियमों एवं कानूनों में क्या करता है? बांध कर समाज में अनुरूपता एवं एकमता पैदा करता है। अर्थात क्या बोला जा रहा है कि समाज में अनुरूपता और एकमता स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। प्रत्येक समाज में डेहरनडॉर्फ जी के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट गुण होता है और इसके अभाव में जब किसी भी समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यकता शर्तें इसमें से होती हैं, इसलिए इसे सामाजिक व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व शर्तें बोला जाता है। पर सत्ता का जो बंटवारा है ये समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं होता है, क्योंकि हर कोई सत्ता का अधिक से अधिक हथियाना चाहता है। सब चाहता है कि उसके पास जो धन संपत्ति है वो अधिक है, तो अपने से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको तो दबाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़ा नहीं है। कौन से सिद्धांतकार जो है उद्विकासीय सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ईबी टाइलर, ये सभी उद्विकासीय सिद्धांत से जुड़े हैं, लेकिन जो स्पेंगलर है वो चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन के
निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा विषम है? सामाजिक परिवर्तन के यहाँ पे विचारों की बात की जा रही है कि कौन सा विचार जो है वो नहीं मिल रहा है। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जूलियन स्टेवर्ट, अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स और सोरोकिन। तो जूलियन स्टेवर्ट और अगस्त कॉम्ट जो है वो सामाजिक परिवर्तन के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है, जबकि जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने वर्ग संघर्ष के अपने सिद्धांत को बताया था। तो यहाँ पे विषम पूछा जा रहा है, तो उसको उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देना होगा। तो अगर हम बात करें तो इसका जो विकल्प 2 है वो उत्तर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत बल देता है। सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणवादी सिद्धांत किस पर बल देता है? तो एक कारक पर बल देता है। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारक होते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन के किसी एक कारक को मानते हुए उसकी व्याख्या की जाती है तब इसे निर्धारणवादी कारक कहते हैं, और इस कारक के समर्थन में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है उसे निर्धारणवादी सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? कि कार्यस्थल पर कोई महिला के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उसके रोकथाम एवं निषेध का जो निवारण अधिनियम है ये 2013 में अस्तित्व में आया था। और इस अधिनियम के अनुसार यौन उत्पीड़न महिलाओं को समानता के मूल अधिकार जो कि इसके संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 में दिया गया है का उल्लंघन होता है, और यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत कौन सा था? तो उन्होंने उद्विकासवादी के बारे में बात की थी, ठीक है, उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे आपको सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का पूछा जा रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन का उनका जो सिद्धांत है वो उद्विकासवादी सिद्धांत होगा। कौन सा होगा? उद्विकासवादी सिद्धांत की बात वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपागम यह मानता है कि समाज निरंतर परिवर्तन की स्थिति में जिसमें संघर्ष एक स्थायी गुण है? क्या बोल रहा है? जो समाज है वो निरंतर परिवर्तन हो रहा है, और ये संघर्ष जो है वो हर एक समाज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि समाज का ये एक रूप हो सकता है, ठीक है। हम लोग जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चंस का सारा थ्योरी आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। आज ही मैं उसको सेंड कर दूंगी। संघर्ष उपागम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संघर्ष उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक समूह संघर्ष सिद्धांतकारों का है? चिंतक समूहों की बात की जा रही है, वो किसके अंतर्गत? संघर्ष समूह के। तो आई होप आप लोग को जो थ्योरी करवाई गई है उसमें आप लोग अभी तक क्वेश्चन का आंसर चूज कर लिए होंगे कि मार्क्स, रेजनहोफर और डेहरनडॉर्फ ये सभी किसके अंतर्गत है? संघर्षवादी सिद्धांतकार के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग का देखिए एक एक करके हम लोग अपने सिद्धांतों को देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है? उद्विकासीय सिद्धांत। उद्विकासीय सिद्धांत इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का वर्तमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पे सही अनुक्रम बोला जा रहा है, ये समाज की एक व्यवस्था है। तो सबसे पहले आखेट, फिर चारागाही, फिर कृषक, फिर औद्योगिक, उसके बाद औद्योगिक समाज हमारे समाज के अंतर्गत आए। मतलब समाज का जो इतिहास, इसका जो विकास हुआ तो वो किस रूप में हुआ। तो वर्तमान में जटिलता के अनुसार समाजों का ये सही क्रम है। पहले आखेट हो जाएगा, फिर चारागाही हो जाएगा, फिर कृषक, फिर औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्रमिक अगर परिवर्तन का प्रमुख स्रोत बोला जाए तो खोज, आविष्कार, प्रसार और आंतरिक इसकी व्यवस्था होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत की बात कर रहा है? तो यहाँ पे आपके 3 करके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 3 आपके यहाँ पे सिद्धांत का रहा है। तो उद्विकासीय सिद्धांत को भली भांति स्पष्ट करने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया, रेखीय और बहुरेखीय। तो रेखीय सिद्धांत के जो प्रमुख प्रणेता है उसमें अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मार्गन, एल.टी. हॉबहाउस ये सभी आ जाएंगे। उसके बाद एंथोनी गिडिंग्स जो कि 19वीं सदी के उद्विकासीय सिद्धांत के समर्थक थे। उद्विकास के एकरीय सिद्धांतों में वे विश्वास रखते थे। और समाजशास्त्री जो अर्बन थे जिन्होंने अपने इसको स्वीकार भी किया था। जूलियन स्टेवर्ट ने बहुरेखीय उद्विकास का एक वास्तविकता के साथ पद्धति भी मानते हैं। उनका मानना था कि जो भिन्न भिन्न समाजों में विकास का जो क्रम रहा है वो भिन्न भिन्न रहा है।
लेस्ली वाइट ने भी संस्कृति को अलग अलग पक्षों की बात की है। उनके अनुसार संस्कृति के विचारात्मक, सामाजिक, प्रौद्योगिकी एवं भावनात्मक पक्षों में रफ्तार और अनुपात में परिवर्तन होते हैं। गॉर्डन चाइल्ड ने लेस्ली वाइट और आर्कवन इन सभी की बातों के स्वीकार किया था, उनके बारे में वे बात करते हैं। ठीक है, तो आज जो बहुरेखीय उद्विकासीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक की अगर बात की जाए तो कौन हो जाएंगे? टालकट पार्सन्स जी का नाम जो होता है वो सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन विचारकों का समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत के यहाँ पे बात की जा रही है? तो रेखीय सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत के कौन हो जाएंगे? कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स। कॉम्ट, स्पेंसर, मार्क्स रेखीय सिद्धांत के सिद्धांतकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि में कौन सा विकल्प सही है? तो स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह और एक पत्नी विवाह जो है ये क्रमिक दृष्टि से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बेकोफोन ने परिवार के उद्विकास अवस्था में निम्न चरणों का उल्लेख किया है। परिवार की प्राथमिक अवस्था, इस अवस्था में यौन संबंधों के नियमों को अत्यंत ढीले ढाले ढंग से देखा गया और ये स्वच्छंद अवस्था हम बोल सकते हैं। परिवार का जो दूसरा अवस्था है इसमें कन्या वध की प्रथा के कारण लड़कियों की संख्या कम हो जाने से बहुपति प्रथा का विकास हो गया। परिवार की जो तीसरी अवस्था है वो शिकारी एवं पशुपालन की अवस्था थी, जिसमें कृषि समाज जो था वो अस्तित्व में आया और यहाँ के जो सदस्य थे वो जरूरत पड़ने पर कन्या वध को वे वध कर, क्योंकि उनको क्या हुआ कि उनको लोगों की आवश्यकता महसूस होने लगी कि हाँ खेतों में हमको काम करवाना, तो खेतों में काम करने के लिए महिलाएं जो थी वो घर का काम करती थी, तब पुरुष जाके बाहर काम करते थे, जिसके कारण जो कन्या की भ्रूण हत्या थी ये सब चीज़ उस समय बंद हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव समाज के विकास की तीन अवस्था जंगलीपन, बर्बरता एवं सभ्यता को चिन्हांकित कीजिए। ठीक है, किन्होंने इसके बारे में बात की थी? तो L.H. मॉर्गन ने सामाजिक सांस्कृतिक उद्विकास की चर्चा की थी और किसमें की थी? तो उनकी जो पुस्तक थी एंशियंट सोसाइटी 1872 में उद्विकास के तीन प्रमुख स्तरों का वे उल्लेख करते हैं। वे बताते हैं कि अरण्य या जंगली स्तर पर जो तीन प्रमुख स्तर है वो कौन कौन से हो जाएंगे? अरण्य या जंगली स्तर। तो ये किस में बात की थी? L.H. मॉर्गन ने बात की थी, अपनी पुस्तक एंशियंट सोसाइटी में की थी। वो कब हुआ था? 1872 में। अरण्य, जंगली स्तर, बर्बर स्तर और सभ्य स्तर। ठीक है, सेवेजरी, बार्बेजम और सिविलाइजेशन, उन्होंने दो स्तरों को उन्होंने पुनः तीन उप स्तरों में बांटा। ठीक है, प्राचीनतम या निम्न, मध्य एवं उच्च स्तर, और इन उप स्तरों के साथ उन्होंने विशेष आर्थिक गतिविधियां, उपकरण, सामाजिक संगठनों को सम्मिलित वे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लक्षित किया कि मानव समाज तीन चरणों यथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या आपका आंसर हो जाएगा? जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी में आपको इसका आंसर पता चल जाएगा किन्होंने बात की है। तो मॉर्गन महोदय ने। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृति के विकास की तीन अवस्थाएं, अरण्य अवस्था, बर्बर अवस्था और आपका क्या हो जाएगा? सभ्य अवस्था। तो ये किन्होंने इसके बारे में बात की है? संस्कृति की तीन अवस्थाओं के बारे में किसने बात की है? तो मॉर्गन महोदय ने। संस्कृति की तीन अवस्था मॉर्गन महोदय ने बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मानता है कि समाज अपनी उत्थान अवस्था में संस्कृति तथा पतन अवस्था में सभ्यता होता है? ठीक है, मतलब जब उत्थान पे तो वो संस्कृति है, जब पतन हो गया तो वो क्या हो जाएगा? सभ्यता का स्तर हो जाएगा। तो ये बात कौन करते हैं? स्पेंगलर महोदय करते हैं। ठीक है ना, उन्होंने 8 अपनी भिन्न भिन्न सभ्यताओं को वो विश्लेषण किया था, जिसमें वो उद्विकासीय विश्लेषण वो प्रस्तुत करते हैं जो उनके व्यक्तिगत विचारों से काफ़ी प्रभावित है। उनका मानना था कि जो निराशावादी चिंतन पर आधारित है उनका विचार जो था, उन्होंने विकास के चरणों को संस्कृति का पतन की स्थिति कहा है, इसको सभ्यता कहकर पुकारा है। स्पेंगलर ने बताया है कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 वर्ष पुराना हो सकता है। हम लोगों ने पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो है चक्रीय सिद्धांत। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत यानी साइक्लिकल थ्योरी है वो किससे संबंधित है? तो पेरेटो का परिभ्रमण का सिद्धांत है ना, तो वो कौन सा सिद्धांत है? वो चक्रीय सिद्धांत है। तो चक्रीय सिद्धांत के समर्थक जो होते हैं वो प्रकृति में सदा होने वाले चक्रीय
परिवर्तन से प्रभावित रहें। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया भी चक्रीय होती है। 19वीं और 20वीं शताब्दी की अगर बात की जाए तो विद्वानों ने इस बात की पुष्टि की कि समाज एवं जो संस्कृति है वो एक सर्कल की भांति घूमती रहती है। ठीक है, इसमें आपका विको, पेरेटो, स्पेंगलर, सोरोकिन, टाइनबी, ये सभी जो सिद्धांतकार आ जाएंगे, समाजशास्त्री आ जाएंगे, जिन्होंने प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के अध्ययनों के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। उनके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि सभ्यता का जन्म होता है, यह विकसित होती है, अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती है, उसके बाद इसका फिर पतन हो जाता है, जिसको कि सामाजिक परिवर्तन बोला जाता है। कि जहाँ समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो वो समाज तो फिर मतलब क्या, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन कौन हो जाएंगे आपका जो चक्रीय सिद्धांत का, पेरेटो, स्पेंगलर और टाइनबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं जो इस बात पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एकाधिक बार अथवा बारंबार गुजरता है। ठीक है, जो समाज है वो बार बार गुजर रहा है तो चक्रीय सिद्धांत बोला जाएगा। क्वेश्चन को घुमा के ही पूछा है कि चक्र की भांति तो घूम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है। तो ये विल्फ्रेडो पेरेटो जी के द्वारा दिया गया है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया है और उन्होंने बात की है कि जो प्रत्येक काल है उसमें, हर एक काल में, यह बोल सकते हैं समाज में दो प्रकार के वर्ग आपको देखने को मिलेंगे, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। तो क्या अभिजात वर्ग, ठीक है, जो अभिजन वर्ग होते हैं, जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं उनको अभिजन बोला जा रहा है और जो निम्न वर्ग के लोग हो रहे हैं उनको अभिजनतर बोला जा रहा है। उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में शक्ति होती है, उनके पावर होती है, उनकी अथॉरिटी होती है कि वह समाज के शासक होते हैं। पेरेटो ने इसे विशिष्ट उच्च वर्ग को अभिजन या अभिजात वर्ग कहा है। यह वर्ग लेकिन स्थायी नहीं होता है। अगर वो काम अच्छा करेगा तो वो ऊपर रहेगा, लेकिन अगर काम वो अच्छा नहीं करेगा तो फिर उसकी स्थिति निम्न हो जाएगी, वो अभिजनतर वर्ग में आ जाएगा और जो अभिजन वर्ग है वो उस अभिजात वर्ग का पद ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हो रहा है, समाज में जो क्रियाएं हैं वो चलती रहती है। ठीक है, मैंने आपको उसको पहले के क्लास में राजनीति के आधार पर भी उसको बताया था कि अगर सत्ता पे जो नेता है वो अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर वो कि अभिजन वर्ग में आ जाएंगे, अभिजात वर्ग से उनका जो पोजीशन है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को अभिजनों का परिभ्रमण का सिद्धांत या अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो पेरेटो की तरह ही उनके जो समकालीन विद्वान थे जी मोस्का और आर माइकल्स ने भी एलिट शब्द का प्रयोग किया। इन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट कुलीन वर्ग के संदर्भ में किया। पेरेटो ने एलिट शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया था, बृहत और संकीर्ण अर्थ में। बृहत अर्थ में अगर बात की जाए तो उन्होंने विशिष्ट वर्ग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये बात की थी। ये जो किसी भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र समाज में सबसे आगे रहते हैं। उन्होंने पेरेटो के संभ्रांत वर्ण की श्रेणी की बात की थी, जैसे कुशल और विख्यात लेखक, कलाकार हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील, ये सब क्या हुआ समाज के अंतर्गत उच्च वर्ग के लोग हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है। ठीक है, उसके बारे में बात की थी। पेरेटो का जो इलीट की अवधारणा की तुलना मार्क्स के प्रभुत्व या शासक वर्ग, डोमिनेंट और रूलिंग क्लास से की जाती है। इसको भी याद रखिएगा। पेरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा को मैकियावेली से लिया था। किससे लिया था? मैकियावेली से लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में अभिजात वर्ग के परिभ्रमण के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो अभिजात वर्ग का जो परिभ्रमण का सिद्धांत है ये विल्फ्रेडो पेरेटो जी के द्वारा बोला गया है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किनका है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत विल्फ्रेडो पेरेटो, वही है। क्वेश्चन को सिर्फ रिपीट किया गया। ये इम्पॉर्टेंट है कथन, इसको देखिए। इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है विल्फ्रेडो पेरेटो ने। किसने कहा है? विल्फ्रेडो पेरेटो ने। उनका मानना था कि लोगों का जो शासी संभ्रांत वर्ग है, जो गवर्निंग जो इलिट्स वर्ग के लोग हैं और जो गैर शासी संभ्रांत जो नॉन गवर्निंग इलिट्स है और गैर शासी संभ्रांत से शासी संभ्रांत वंश से जाना एक अविश्वम्भावी प्रक्रिया है।
परिभ्रमण की जो गति है और मात्रा है हर समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग पाई जाती है, पर परिभ्रमण एक ऐतिहासिक यथार्थ है, इसलिए पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में इसको अपनी बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी। रेंटियर जो वर्ग है ये पेरेटो जी के द्वारा दिया गया है, जिसमें उन्होंने शेर और लोमड़ी की बात की थी। पेरेटो ने शेर और को निश्चित आय वाला व्यक्ति रेंटियर माना है, क्योंकि वो लोग संपत्ति बढ़ाने के लिए कोई जोखिम लेना नहीं चाहते और एक निश्चित आय के आधार पर वह चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो लोमड़ियाँ होती फॉक्सेस होती हैं उसको सटोरिया कहा जाता है। वे लोग अपने आप को बड़े बड़े उद्योगों में लगाते हैं, अधिक से अधिक आमदनी के लिए कोई भी अनैतिक काम करने को तत्पर रहते हैं, बहुत सारे जोखिम उठा के वे आगे बढ़ना चाहते हैं। पर यहाँ भी जब प्रथम एवं द्वितीय पीड़क कारों का उतार चढ़ाव होता है तो चक्रीय प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है। लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण पूछा जा रहा है कि कौन सा है, तो राजनीतिक लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, जो गैर शासक वर्ग थे इन्होंने इस किनलॉक के बारे में बात की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इसके बारे में बात की है कि परिभ्रमण जो हमें होता है वो हमेशा होते रहता है, इसलिए लाइन इलिट्स और फॉक्सिस इलिट्स की बात की है। पेरेटो ने बताया जो संभ्रांत वर्ग के लोग होते हैं उनके अंदर के व्यक्ति गुण के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे शेर और लोमड़ी हो गए। हमें ज्ञात होगा कि पेरेटो ने शेर और लोमड़ी की अवधारणा जो वो कहाँ से ली है, तो मैकियावेली से ली है। कहाँ से ली है, तो मैकियावेली से उन्होंने इसकी अवधारणा को लिया है, जिसमें जो लोग होते हैं वे वैसे प्रेरकों को प्रधानता होती है। वे लोग योजना बनाते हैं, जोड़ तोड़ करने में काफ़ी निपुण होते हैं, वे लोग समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ठीक है, जो एलिट वर्ग के लोग होते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। जैसे जो मॉर्निंग का क्लास था उसमें हम लोगों ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा था कि किस प्रकार से समाजशास्त्र का उत्पत्ति एवं विकास हुआ था। उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू है वो कल के मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों को करा दी जाएगी, जो भी स्टूडेंट बिहार स्टेट, झारखंड लेडी सुपरवाइजर या झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।